अब बात करते हैं जीरो वर्क की। जीरो वर्क, वर्क जीरो कब होता है? तो हमें वर्क जीरो चाहिए, यानी कि एफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो चाहिए। कब कब पॉसिबल है? जब बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो, एफ इज इक्वल टू जीरो हो, वर्क जीरो हो जाएगा। क्या मतलब भाई इस बात का? यानी कि अगर बॉडी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उस बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस का जो नेट वर्क आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स भी जीरो रहा होगा। डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। Suppose that you are pushing a wall, you are applying a force, but the displacement of wall is zero. So in that case, the work done by the force is equal to zero. जब आप चलते हैं जमीन पे, तो आपका पैर कांटेक्ट में रहता है, आप इधर अर्थ को पुश करते हैं, अर्थ आप पे रिएक्शन फोर्स देता है आर। ये रिएक्शन फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर बात करूं मैं बच्चे, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो इस रिएक्शन फोर्स का, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका फ्रिक्शन होता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अगर फ्रिक्शन को ध्यान से देखें, तो फ्रिक्शन आपके पैर पे आगे की तरफ लग रहा है, एंड ये मेन कॉज है जो आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ है, फ्रिक्शन आगे की तरफ है, पर ऐसा नहीं होता। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो। बट व्हाई? द रीजन इज दैट कि जब आपका पैर कांटेक्ट में होता है तभी तक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होता है, लेकिन जब आपका पैर कांटेक्ट में होता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। When your body or your feet is in contact with the earth surface, in that case its displacement is zero. So that's why the work done by the friction is zero. बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब और कोई भी केस पॉसिबल है कि जब आपका फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, पर तब भी वर्क जीरो हो। ये केस बनता है थर्ड केस, जब cos थीटा इज इक्वल टू जीरो हो। क्या है ये केस? इसको समझ लेते हैं कब अप्लाइड होगा। तो आपका cos थीटा जीरो हो, cos थीटा जीरो होने का मतलब थीटा आपका 90 डिग्री हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल आना चाहिए वो एंगल 90 डिग्री का आना चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 90 डिग्री का एंगल जब आना चाहिए, तो किस केसेस में आपका वर्क डन जीरो हो रहा होता है ऐसे? तो पहला केस है कि मान लीजिए कोई कुली अपने सर के ऊपर एक बॉक्स को रख के ले जाता है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? तो अगर आप देखें तो ग्रेविटी तो नीचे लगती है, इसका वेट नीचे है। और आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉक्स रख के ले जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो जीरो होगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात ये ठीक है। अब और कहीं भी पॉसिबल है? इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब आपकी बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हो, और इस इंक्लाइंड सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लगती है, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही होती है along this line which is perpendicular to the normal reaction, then work done by normal reaction will be zero. Work done by normal reaction will be zero. ठीक है भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जीरो हो जाता है। आगे की बात करते हैं, कोई और केस। अगर किसी बॉडी को आपने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, स्ट्रिंग से बांध के आप इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे हैं, तब क्या होगा? तब किसका वर्क जीरो होगा? मान लीजिए इस तरीके का सर्कुलर पाथ है, इसमें आप बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, तो आप देखें बॉडी पे जो टेंशन लग रहा होगा वो ये होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन।
और अगर मैं बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. Tension and displacement both are perpendicular to each other. The tension and here is the displacement. Both are perpendicular to each other. So the work done by tension will be zero. Work done by tension will be zero. ये भी बात सही हो गई. तो हमने जीरो वर्क को समझा कि कब कब वर्क जीरो हो सकता है. या तो बॉडी पर लग रहा है सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, पहला केस है. दूसरा केस है कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो, या फिर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो. इस बात को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि फोर्स और इट्स एनी कंपोनेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो अभी हमने टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ लिए. अब बात करनी है कि अभी जब जितने भी फोर्सेस की बात करी, मैंने ये एज्यूम करा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ना ही इसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फोर्स इज कांस्टेंट. And we have discussed the work done by the constant force. Now we want to discuss the work done by variable force. So we will discuss here the work done by variable force. What is the work done by variable force? So it's quite easy to understand. First, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ये वेरिएबल फोर्स क्या है, कैसे पॉसिबल होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल फोर्स बताता हूं. मान लीजिए कोई फोर्स आपको दे रखा है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2x j cap. So the force, the value of force, the magnitude as well as its direction depend on the x. The value of x, its position from the origin, or we can say its x coordinate from the origin. So in that case, the magnitude as well as the direction of force dependent on some another variable, and it is changing. So this force is a variable force. Another example of the variable force. Let us say it is 2t square I cap plus tj cap, and t is the time in second. So in that case also the force depend on the time, and it is dependent on time. So force is a variable quantity. So here the work done by force, we want to calculate the work done by force, variable forces. कैसे करें? थोड़ा सा सोचा गया कि भाई वेरिएबल फोर्स में तो पाथ के साथ साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड और सारी चीजें बदल रही हैं. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कैलकुलस का यूज किया गया, और कैलकुलस के यूज से किस तरीके से हमारा वर्क डन बाय फोर्स देखा गया. तो क्या कहा कि मान लीजिए कोई सेक्शन ले ले रहे हैं, एक स्मॉल सा सेक्शन है, इतना छोटा है ये डिस्प्लेसमेंट, इतना छोटा है ये डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं अलग से भी बना दे रहा हूं, ये डी एस्पेक्टर, ये है बहुत छोटा, पर हमें दिखाई दे, हम इसको डिस्कस कर पाए, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं. तो ये आपका डीएस है. इस पे मान लीजिए इतना छोटा है ये डिस्प्लेसमेंट की आपका जो वर्क, जो आपका फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ चेंज ही नहीं हुआ इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, बहुत छोटा है क्योंकि ये. तो हम कह सकते हैं ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ फोर्स is constant. It means its direction is not changing, its magnitude is not changing. So we can say the value of the force is constant over this displacement, and it is like this. अब इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इस फोर्स ने कुछ काम किया होगा, कुछ वर्क किया होगा. वो वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो डेफिनेटली बहुत ही छोटा रहा होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस वेक्टर. अब एफ वेक्टर आप डिफाइन कर सकते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं डीएस वेक्टर, क्योंकि ये छोटा है तो यहां पर सारी चीजें डीएक्स डीवाई और डीजेड के टर्म्स में ही आएंगी, क्योंकि वो भी द डिस्प्लेसमेंट along x axis, y axis as well as z axis is also very small.
they are differential in nature, so it is dx. So the work done by this force, or the very small work done by this force, is equal to fx I cap, fy j cap, fz k cap dot dx I cap, dy j cap, dz k cap, and it is fx dx plus fy dy plus fz dz। अब ये तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। हम निकालना चाहते हैं बॉडी ए से बी जब जाएगी तो कितना वर्क हुआ। तो हमें टोटल ऐसे कई सारे इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स लिए होंगे, उन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर क्या वर्क हुआ, इसके लिए उन सबको ऐड करना होगा। सभी को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम ए से बी तक जितने ये डी डब्ल्यू एग्जिस्ट करते होंगे स्मॉल स्मॉल वर्क, उन सबका एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ए टू बी, और इसका यूज करके वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स निकाल सकते हैं। बड़ा सही लगता है, उसकी आवाज जो डब करता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। जस्ट वन सेकेंड, वेयर इज एक दिन। अच्छे सवालों से ही कंसेप्ट बनते हैं। और एक और क्वेश्चन। A body of mass 2 kg is kept on a rough horizontal surface as shown in the figure. Find the work done by the frictional force in the time interval, given interval of time दिया है। सबसे पहले जब भी आपको फ्रिक्शन दिखे तो आपका मन में सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा फ्रिक्शन। क्या बॉडी रेस्ट पे रहेगी, क्या बॉडी चलेगी भी या नहीं चलेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम वर्क डिफाइन करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, और डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन जैसी आए तो सबसे पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि बॉडी चलेगी भी या नहीं। तो इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम, मतलब या इस बात को दूसरे तरीके से कहें कि कितना हमें मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए टू मूव द बॉडी। यहां गए, देखा 10 न्यूटन का फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब आपका बॉडी का वेट भी है, तो बॉडी का वेट ले लेते हैं हम, जो कि 2 kg का मास है, तो इसका वेट 2g दैट इज 20 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में हो गया। सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी देगी, तो उस नॉर्मल रिएक्शन को देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आ जाती है नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप देखें तो ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से अप्लाइड है, और मान लीजिए फ्रिक्शन पीछे आता है। अब इस 10 न्यूटन का भी तो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा। तो इस 10 न्यूटन का अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो यहां आ जाएगा 10 sin 30। दिस इज 10 sin 30। 10 sin 30 यानी कि 5 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इधर देखूं तो ये आ जाता है 10 cos 30 दैट इज 5√3 न्यूटन। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे लग रहा है सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो n+5 ऊपर है, नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है 30। तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी आ जाती है 25 न्यूटन की। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आपका जो नेट पुलिंग फोर्स है वो 5√3 है। अब आपका फ्रिक्शन देखें, जो सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है वो म्यू एन है। अगर म्यू एन की बात करूं तो म्यू तो 0.5 है और एन आपका 25 न्यूटन है। 25 न्यूटन यानी कि आपका ये हो गया 12.5 न्यूटन। जब आपका पुलिंग फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, इन दैट केस योर बॉडी विल कम इनटू द मोशन, अदरवाइज इट विल बी स्टेशनरी। बात सही है बिल्कुल। आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जब ज्यादा होगा, जब इससे ज्यादा हम फोर्स ही नहीं लगा रहे तो नहीं होगा। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे देखें तो 5√3 है,
5 यानी कि 5 इंटू 1.732, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8.5 के आसपास कुछ आता है, जो कि यस इट इज लेस देन दी 12.5 न्यूटन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 8.6 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आपका 8.6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बॉडी मोशन में ही आएगी। जब बॉडी मोशन में ही नहीं आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क तो हुआ ही नहीं, वर्क डन जीरो हो गया। वर्क डन बाय ए फोर्स। अब आप फोर्स को देखें तो ये फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स है, तो हमें यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ही यूज करना पड़ेगा। डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू -2। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स dw हमने पढ़ा था fx dx इंटू प्लस fy dy प्लस fz tz। तो यहाँ पर fx dx ही कर लेते हैं। ये fx की वैल्यू आपकी है 6x³ और dx आपने ऐसे ही रख दिया। ये dw आपका हो गया माइनस का 6x³ dx, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो आपकी माइनस, पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम, यहाँ तो फिर 4 है, 4 से -2 तक का है। ठीक है, तो अगर हम याद करें कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पर आपका हो जाता है माइनस का 6x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट यहाँ से जो लग जाती है 4 और इधर आ जाता है -2। तो ये हो गया आपका 3/2 माइनस का 3/2 x की पावर 4। अब लिमिट लगा देते हैं भाई, पहले अपर लिमिट तो 2 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर 4, माइनस लोअर लिमिट लगाई तो ये आ गया आपका -3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आपकी इवन है तो पॉजिटिव हो जाना है। और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। -3/2, 2 की पावर 4 को कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा 2 की पावर 4। ये हो गया 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 24, और ये हो गया 16, एंड आपका 16 माइनस का इधर आ जाता है, तो आपका ये हो जाता है माइनस का 15। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 24 × 15 करना है, ये हो जाता है 360। तो 360 का आपका आंसर आ जाता है 360 जूल, जो कि पॉजिटिव है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अ फोर्स F वेक्टर इज गिवन बाय दिस। तो आपको देख के ही पता चलता है कि फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। 2y कैप x² j कैप एक्ट कर रहा है पार्टिकल पर, पार्टिकल मूव कर रहा है xy प्लेन पर। अब द पार्टिकल मूव्स इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू 5,5, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे चला। अब अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें जो ओरिजिन से पास होती है और 5,5 पे जाती है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो हमें पता है y = mx + c होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। c तो यहाँ पर जीरो है क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जीरो है, तो ये c जीरो, y = हो गया mx। अब अगर m की बात करें तो स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन 1 हो गया, तो y = x लाइन पे चल रही है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर दें तो हमें पता चलता है dy ओवर dx = 1, और हम यहां से लिख सकते हैं dy = dx। कुछ और चीजें भी पता चलेंगी, देखते जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मैंने आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का बताया भी था, एक बार फिर से लिख देता हूँ सारी चीजें। तो एफ एक्स आप लिखेंगे एफ की जगह 2y कैप प्लस x² j कैप डॉट dx I कैप dy j कैप। तो 2y dx प्लस x² dy, ये क्वेश्चन जो है एक अच्छी प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखें तो 2y dx एंड x² dy है,
ठीक है, dx इज इक्वल टू dy है और x इज इक्वल टू y है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। सारी पैरामीटर्स को सिंगल में कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं भाई y की जगह हम लिख देते हैं x dx प्लस x की जगह हम लिख देते हैं y, यानी कि dy की जगह मैंने dx लिख दिया और यहां पर y की जगह x लिख दिया, क्योंकि हमें कंडीशंस जो दी हैं उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो अगर आप देखें तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसका इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो लिमिट एक्स की जो लगेगी वो लगेगी 0 से 5 और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 डिवाइड, तो आपका 0 to 5 हो गया। यहाँ हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है 0 से 5, तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 3। अब 125 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। तो 125 डिवाइडेड बाई 3 आपका आएगा 41.667 और इसमें 25 का एडिशन है, तो ये हो जाता है 66.667। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का और राउंड ऑफ करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया।